Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class, and today is our 9th lecture of chemical kinetics, and we are going to discuss further about first order reaction. अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात किए थे। तभी हम बस फर्स्ट ऑर्डर का कुछ फीचर्स हम तुमको याद दिला दें एक बार। हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रल रेट लॉ होता है वो ऐसा होता है KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 डिवाइड बाय CT, या फिर तुम चाहो तो 2.303 log को लिख सकते हो नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा ln C0 बाय CT, ये होता है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि T हाफ जो है उसका वैल्यू होता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाय K, यानी कि T हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आधा खर्च होने में। हमने एक एग्जांपल लिया था स्पेसिफिक कि 100 से अगर पहले 5 सेकेंड में खर्च होकर के 100 क्या है? रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट लेना है, तुम एक रिएक्शन भी एज्यूम कर लो, ए से बन रहा है पी, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, 100 से खर्च होके 50 बचने में अगर 5 सेकेंड लगता है तो अगले 5 सेकेंड में 50 का 100 का आधा खर्च हुआ है ना पहले 5 सेकेंड में, तो अगले 5 सेकेंड में 50 का आधा खर्च हो जाएगा और 25 बचा रहेगा, और अगले 5 सेकेंड में फिर 25 का आधा खर्च हो जाएगा और 12.5 बचा रहेगा। और इसी बात को हमने एक स्टेटमेंट के माध्यम से लिखा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज खर्च होता है। ये कितना परसेंट है बच्चों? 100 से कितना परसेंट खर्च हुआ कि 50 बचा, तो 100 का आधा होता है 50, यानी 50% खर्च हो गया, 50% स्पेंड। और फिर यहां कितना परसेंट खर्च हो गया? तो 50 का आधा बचा है 25, यानी 50 में से फिर से आधा खर्च हो गया, आधा मतलब 50%, फिर से 50% स्पेंड हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज खर्च होता है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम कुछ और देखना चाहते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज खर्च होने का मतलब क्या है? मतलब है कि पहले 5 सेकेंड में टोटल 50 खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ? टोटल अमाउंट अगर 50 खर्च हुआ है तो नेक्स्ट 5 मिनट में 5 सेकेंड में कितना अमाउंट खर्च हुआ है? तो यहां पर 100 से 50 बचा, कितना खर्च हुआ? 50। 50 से 25 बचा, कितना खर्च हुआ? खर्च 25 हुआ है। देखो ये जो है ना, ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है। ये कितना अमाउंट खर्च हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या है? ये कितना परसेंटेज खर्च हुआ है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो तुम देख रहे हो परसेंटेज तो बराबर खर्च हो रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल में, सॉरी सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज खर्च हो रहा है, पर सेम टाइम इंटरवल में अमाउंट अलग अलग खर्च हो रहा है। पहले 5 सेकेंड में 50 अमाउंट खर्च हो गया था, 50 मोल खर्च हो गया था। दूसरे 5 सेकेंड में 25 ही मोल खर्च हुआ। अब यहां से 25 के बाद 12.5 बचेगा, तुम्हें पता है ना, अगले 5 सेकेंड में। तभी कितना खर्च हुआ बताओ? अभी खर्च हुआ है अमाउंट जो खर्च हुआ है वो 12.5 ही खर्च हुआ है। तो पहले 5 सेकेंड में 50 खर्च हो जाता है, दूसरे 5 सेकेंड में कम खर्च हो रहा है, तीसरे 5 सेकेंड में और भी कम खर्च हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है खर्च होने वाला अमाउंट दिए हुए टाइम इंटरवल में घटता जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेट है, जिसको तुम बोल सकते हो इस रिएक्शन के लिए -dA/dt,
अब देखो हम यहाँ माइनस डी ए बी डी टी के आगे 1/1 भी लिख सकते थे मल्टीप्लाई करके, नहीं लिख रहे हैं। तुम लोगों को पता चल गया बार बार कि सर 1 ही लिखते हैं, बोर होते होगे तुम लोग, इसलिए भाई इस बार 1 नहीं लिखेंगे। तो ये रेट है। रेट क्या है? ए के खर्च होने का स्पीड। और ए के खर्च होने का स्पीड किस बात पर डिपेंड करता है? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। कोई दिक्कत? तो ए के खर्च होने का रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है। यानी ज्यादा ए अगर है तो ज्यादा रेट से खर्च होगा, कम है तो कम रेट से खर्च होगा, और कम है तो और कम रेट से खर्च होगा। पहले 100 था, ज्यादा था, ज्यादा तेजी से खर्च हो रहा था, तो ज्यादा तेजी से खर्च हुआ तो क्या हुआ? 5 सेकंड में 50 खर्च हो गया। अब कम बचा, अब कम तेजी से खर्च होगा, तो अब 5 सेकंड में 25 ही खर्च हुआ। अब और कम बचा, अब और कम तेजी से खर्च होगा, तो अगले 5 सेकंड में उसका आधा ही खर्च हुआ। यानी अगर अमाउंट घटता जाएगा तो उसके खर्च होने का स्पीड भी घटता चला जाएगा। अब तुम सोचो अमाउंट जब बहुत कम बचा है, एकदम जीरो के आसपास बचा है, तो खर्च किस स्पीड से होगा? खर्च होने का स्पीड भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? अमाउंट जितना ज्यादा बचे, खर्च होने का स्पीड उतना ज्यादा होगा। अमाउंट जितना कम रहे, खर्च होने का स्पीड उतना कम रहेगा। ये वैसा ही है जैसा मान लो कि इस दुनिया में सब लोग राक्षस हो जाएं, रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह, और सभी राक्षस क्या करते हैं? आपस में सब लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, है कि नहीं? यानी कि जो लोग मारपीट करते हैं वो राक्षस होते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं आपस में वो अच्छे लोग होते हैं। तो अगर सभी इस दुनिया में राक्षस जैसे लोग हों और ये राक्षस आपस में लड़ाई मारपीट करना स्टार्ट कर दे और सब एक दूसरे का मर्डर करने लगे, तो देखो क्या है कि शुरुआत में ज्यादा लोग मरेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा राक्षस है, सभी एक दूसरे को मार रहा है, तो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ज्यादा लोग मर रहे होंगे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे कम लोग बचेंगे, कम लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो क्या होगा? कम लोग मरेंगे। तो जितना ज्यादा लोग होगा प्रेजेंट, मरने का रेट जो है, स्पीड उतना ज्यादा होगा। जितने कम लोग बचेंगे, मरने का स्पीड उतना कम, और कम लोग बचे, मरने का स्पीड और कम। एक टाइम आएगा एक व्यक्ति बचा रहेगा, वो नहीं मरेगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है। लास्ट व्यक्ति जो बचा रहेगा वो जिंदा रहेगा। वो ऐसा ही है ये कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उतना तेजी से खर्च होगा, कम रिएक्टेंट लोगे कम तेजी से खर्च होगा। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? सिंपल बात है, जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है? k इंटू ए टू द पावर 0, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी ये हो जाता है k जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ में देखो, स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर चले तो अगले 1 घंटे में फिर 50 चल लोगे, उसके 1 घंटे में फिर 50 चल लोगे, क्योंकि स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है। यहां पर क्या है? जीरो ऑर्डर में स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब 1 घंटा में 10 मोल खर्च हुआ तो अगले 1 घंटा में फिर 10 ही मोल खर्च होगा, अगले 1 घंटा में फिर 10 मोल खर्च होगा, अगले 1 घंटा में फिर से 10 मोल खर्च होगा। तो ये है बच्चों जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Ct versus T for a first order reaction। ग्राफ बनाना है किसका? Ct versus T for a first order reaction। A gives product। Ct क्या है? तो ये वाराणसी सिटी नहीं है या दिल्ली सिटी नहीं है। एक सिटी क्या है? ये सिटी है किसी टाइम t पर A का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ था। ठीक है ना?
तो सी टी वर्सेस टी का ग्राफ तुम्हें बनाना है। कैसे बनाओगे, एक बार ट्राई करो, तुम ट्राई कर लोगे, हो सकता है बन जाए, नहीं बने हम बता ही देंगे। ट्राई करो एक बार जल्दी। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले इंटीग्रल रेट लॉ लिखो। इंटीग्रल रेट लॉ लिखोगे के टी इज इक्वल टू, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है ना, यही लिखते हैं। चलो ये लिख करके लिखना, एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। एल एन सी नॉट बाय सी टी, कोई परेशानी है? यहां से आ गया, देखो ये लॉग को एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ तो ये देखो, ये हो गया e टू द पावर के टी इज इक्वल टू सी नॉट बाय सी टी। यहां से यहां तक पहुंच सकते हो आसानी से। कैसे, इधर भी नेचुरल लॉग ले लो, इधर भी नेचुरल लॉग ले लो, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा नेचुरल लॉग सी नॉट बाय सी टी, इधर नेचुरल लॉग e टू द पावर के टी, और के टी उधर बाहर निकल जाएगा और नेचुरल लॉग e का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उल्टा प्रूफ करना आसान है। तो देखो यहां से तुम लिख सकते हो सी टी का इक्वेशन तुम्हें बनाना, तो सी टू को इधर ले आओ, e टू द पावर के टू इधर ले आओ, तो यहां से आ गया सी टी इज इक्वल टू सी नॉट और e टू द पावर के टी डिवाइड बाय e टू द पावर के टी, और इसको डिनोमिनेटर से उठाकर हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं, सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये तुम्हारा सी टी और टाइम का इक्वेशन बन गया है। कोई दिक्कत? अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सी टी को ले लेना है वाई एक्सिस पर और टी को ले लेना है एक्स एक्सिस पर। तो ये ग्राफ देखो कैसा दिखेगा तुम्हें, ये हो गया y इज इक्वल टू, ये y एक्सिस पे आ गया, सी नोट का कांस्टेंट मान लो k, ठीक है ना। देखो k तो रेट कांस्टेंट मान लिया, सी नोट तो हम दूसरा कांस्टेंट मानेंगे कुछ k डैश, क्योंकि सी नोट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो भी तुम 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किए तो सी नोट 10 हो जाएगा, 20 से स्टार्ट किए तो सी नोट 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये हो गया k डैश और e टू द पावर माइनस के एक्स। ये देखना ये एक कांस्टेंट है, सी नोट को बस एक कांस्टेंट मान लेके हमने के डैश लिख दिया है ताकि ध्यान रहे कांस्टेंट है। और ये के कौन सा है, ये रेट कांस्टेंट। कोई परेशानी? तो देखो ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्म बना है। तो कैसा ग्राफ बनता है, देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का कर्व ऐसे बनता है। देखो ये y है, ये x एक्सिस है। कैसे पता चला ऐसे ग्राफ बनता है? तो वैल्यू रख के देखो, तुम देखो जब तुम्हारा x 0 है, तो x अगर 0 है तो बताओ y कितना है, x 0 कर दो, ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया, ये 0 हो गया, तो e टू द पावर 0 1 हो गया, तो y हो गया k डैश, और k डैश कितना है, c नॉट है। तो यानी कि रिएक्शन स्टार्ट, सॉरी ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है, c नॉट पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे तुम x बढ़ाओगे, x बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो kx बढ़ेगा, और ये जो टर्म है ना ये तुम्हारा ऐसा है एक्चुअली, ये है k डैश बाय e टू द पावर kx, है कि नहीं, e टू द पावर माइनस kx को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो वो क्या रहा है, जैसे जैसे तुम x बढ़ाओगे तो kx बढ़ रहा है, kx बढ़ रहा है, और e का पावर kx, तो e का पावर kx ये पूरा क्वांटिटी बढ़ रहा होगा, और ये क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो y घटेगा, तो y घट रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। देखो ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि सर y जब घट रहा है तो ऐसा भी तो घट सकता था ना, y यहां से लीनियरली, देखो हम तो तुम्हें समझाने के लिए बना रहे हैं, बता रहे थे, यहां से लीनियरली घटता, सीधा घट जाता। तो हमें पता है कि लीनियरली घटने का रहता तो क्या इक्वेशन आता है बताओ, उसके लिए आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कैसा आया है, y इज इक्वल टू k डैश e टू द पावर माइनस kx। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता तो सीधा लाइन बनता। ठीक है, तो ये इस तरीके से घटा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डीके। डीके मतलब घटना, ठीक है ना,
एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर माइनस एक्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, घट रहा है। अब बताओ x को जब बहुत ज्यादा कर दोगे तो क्या ये 0 हो जाएगा y, घट घट के, x को इनफाइनाइट कर दो तो तुम देखो इसको जब तुम इनफाइनाइट करोगे ना x को तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर इन्फिनिटी वो लगभग 10 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा टर्म टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 कब होता, जब न्यूमिनेटर 0 हो जाता तब एग्जैक्ट 0 हो जाता। अभी नीचे में डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो रहा है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कि y टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है ना, ये 0 की तरफ बढ़ रहा है लेकिन 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारा, ये ग्राफ किस चीज का, ये है ct वर्सेस t। ct क्या है, ct बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है एट एनी टाइम t, A का कॉन्सेंट्रेशन को ही तो हम लोग ct बोल रहे हैं। A का देखो जब t 0 था, x 0 यानी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे कितना था A का कॉन्सेंट्रेशन, C0 था, और ऐसे धीरे धीरे घटता चला गया, ठीक है। तो ये कर्व हो गया तुम्हारा C0 वर्सेस t का, जल्दी से लिख लो इसको। अगर इसको लिख लियो तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, और एक और कर्व हम तुम्हें बता रहे हैं, लिख लियो इसको। अगला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम t, टाइम और रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ग्राफ होगा, रिएक्शन क्या है, A गिव्स P, A से P बन रहा है तो टाइम वर्सेस रेट का ग्राफ तुम्हें बताना है, बताओगे। तो देखो रेट क्या होता है, रेट होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही तो Ct है ना, A का टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट हो गया बेसिकली K इंटू Ct। तो तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है इस बार K इंटू Ct वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, यानी कि बेसिकली Ct में तुम्हें K से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यानी Ct वर्सेस T का जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ K इंटू Ct वर्सेस T का बनेगा। Ct वर्सेस T का ग्राफ कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है, तो Ct होता है, याद आ रहा है, C0 e टू द पावर माइनस KT। अब Ct में तुम्हें K मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी K से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत, दोनों साइड K से मल्टीप्लाई कर दिए, ये K इंटू Ct तुम्हें तो चाहिए, ये हो गया तुम्हारा रेट, कोई दिक्कत, रेट इज इक्वल टू, और K इंटू C0 एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं, इस बार बोल देते हैं K डबल डैश, कोई दिक्कत, और ये हो गया e टू द पावर माइनस KT। अब रेट को मान लो y, रेट को क्या मान लोगे, रेट को मान लो रेट इज इक्वल टू y, कोई दिक्कत, और t इज इक्वल टू x, यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू K डबल डैश e टू द पावर माइनस KX, या फिर K डबल डैश e टू द पावर इंटू 1 बाय e टू द पावर KX। ये देखो ये फिर से वही एक्सपोनेंशियल डिके आ गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x वाला फॉर्मेट बन गया, फिर से एक्सपोनेंशियल डिके। तो इस बार फिर से हम बना दे रहे हैं, देखो तुम्हें ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, इधर क्या लिखना है तुम्हें, रेट लिखना है, इधर क्या लिखना है, टाइम, कोई दिक्कत। तो जैसा Ct वर्सेस T का ग्राफ वैसे ही रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डिके, ये घटता जा रहा है और टेंडिंग टू 0 होगा। रेट कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होता ही नहीं है। हो गया।
अब बताओ शुरुआत में जब t 0 था, t इक्वल टू 0, तब क्या रेट था? तो जब t तुम्हारा 0 था तो देखो रेट क्या है, t इक्वल टू 0 था तो रेट कितना था? रेट था ये पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो तुम्हारा रेट हो गया k डबल डैश। k डबल डैश क्या है? k डबल डैश है k इंटू सी नॉट। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये कितना वैल्यू आ गया? ये वैल्यू आ गया k सी नॉट। दैट्स ऑल। ये ग्राफ बन गया है रेट वर्सेस टाइम का। तो रेट भी देखो टाइम के साथ घटता है। शुरुआत में रेट ज्यादा था, ज्यादा रेट था, है कि नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया रेट घटता गया, घटता गया, घटता गया। एक टाइम में रेट भी टेंडिंग टू 0 हो गया, लगभग 0 स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन घटता है उतना ही रेट भी घटता चला जाता है, उसी तरीके से। ठीक है, ये दो ग्राफ हमने बताया है, बनाया है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो तुम्हें सॉल्व करना है, वो ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln C naught वर्सेस CT, सॉरी C naught by CT वर्सेस T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से क्या बन रहा है? पी बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम तुम्हें नहीं बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है तरीका नहीं बताएंगे, बस हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये हो गया तुम्हारा ln C नॉट बाय CT और ये हो गया T। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है जो कि ओरिजिन से पास करेगा, और ठीक है, और यहां पर ये ग्राफ को तुम ओरिजिन से पास भी करा सकते हो एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन से पास करेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा k। ठीक है, कैसे आया ये तुम्हें सोचना है। अब फिलहाल हम लोग एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड, और फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखोगे, 100 MB फाइल, 100 MB का एक फाइल है, 100 MB फाइल is being downloaded, 100 MB का एक फाइल है जिसको डाउनलोड किया जा रहा है, is being downloaded। when download starts, यानी कि t इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख सकते हो, when download starts the computer is showing the total required time for download to be 100 second। when download starts ब्रैकेट में लिखोगे t इक्वल टू 0, computer shows the total required time for download is 100 second। after some time 10 MB file has been downloaded, 10 MB file has been downloaded, and the computer again shows the time required for download to complete is 100 second। time required for download to complete is 100 second। after some time a total of 20 MB file has been downloaded, a total of
20 MB file has been downloaded. Still the computer shows the time required to complete the download. The time required to complete the download is 100 seconds. Then find the time required to download 50 MB of the file. Time required to download the 50 MB of file. तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हम उसको लैंग्वेज में लिख, देखो मैथमेटिकली लिख देते हैं। 100 MB का एक फाइल है, ठीक है, जिसको डाउनलोड तुम करना चाहते हो, और कंप्यूटर दिखा रहा है कि इस फाइल को डाउनलोड करने में तुम्हें 100 सेकेंड लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला है? 100 सेकेंड। अभी क्या हुआ, थोड़े देर में 10 MB डाउनलोड हो गया है। 10 MB डाउनलोड हो गया तो कितना बचा? अभी 90 MB बचा है तुम्हें डाउनलोड करने के लिए। वो कंप्यूटर फिर से दिखा रहा है कि डाउनलोड में लगने वाला जो अब और कितना टाइम लगेगा, अब फिर से और 100 सेकेंड लगने वाला है। कुछ देर में टोटल 20 MB डाउनलोड हो चुका है, 80 MB ही बचा है। ठीक है, 80 MB ही बचा है। कंप्यूटर फिर से दिखा रहा है कि जो अब फर्दर टाइम लगने वाला है डाउनलोड में, कितना लगने वाला है? अभी भी 100 सेकेंड लगने वाला है। एंड सो ऑन, इस तरीके से 70 MB बचा हुआ है फाइल, फिर भी दिखा रहा है 100 सेकेंड। 60 MB हमने लिखाया नहीं, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। कुछ देर के बाद फाइल डाउनलोड होता जाता है, कंप्यूटर बोलता है हमको 100 सेकेंड और चाहिए। तो तुम्हें पता करना है कि टोटल 50 MB डाउनलोड करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, टोटल 50 MB डाउनलोड करने में कितना टाइम लग जाएगा। ये तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया। एक बार ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो, बनाओ, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है भाई, हम बताएंगे और क्या। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब तुम्हें बता रहे हैं। तो पहले समझो कि डाउनलोड में लगने वाला टाइम कैसे निकालोगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डाउनलोड। पूरे फाइल को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि फाइल साइज कितना है। फाइल साइज मतलब 100 MB फाइल है कितना है, और उसके डाउनलोड करने का स्पीड क्या है, डाउनलोड स्पीड। ये वैसा ही है ना, जैसे तुम टाइम निकालते हो, टाइम इज इक्वल टू तुम बोलते हो डिस्टेंस, कितना दूरी चलना है भाई, तो कितना फाइल डाउनलोड करना है, और किस स्पीड से चल रहे हो, चलने का स्पीड। वैसा ही कुछ है क्वेश्चन इधर भी। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डाउनलोड इज फाइल साइज डिवाइडेड बाय डाउनलोड स्पीड। कितना फाइल साइज है और कितना डाउनलोड स्पीड है। कोई दिक्कत? चलो, तब इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डाउनलोड को हम लिख देते हैं T इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू फाइल साइज। फाइल साइज कितना बचा हुआ जिसको डाउनलोड करना है, बाय उसका डाउनलोड का स्पीड क्या है। तो फाइल साइज को हम बोल देते हैं x अमाउंट तुम्हें डाउनलोड करना है। x हो सकता है 100 हो सकता है 50 MB हो, कुछ भी हो सकता है,
कोई दिक्कत? फाइल साइज कितना है? x है। और डाउनलोड स्पीड क्या है? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है dx बाय dt। स्पीड क्या है? dx बाय dt। फाइल साइज बाय उसको डाउनलोड करने में लगने वाला टाइम। dx बाय dt होता है डाउनलोड करने का स्पीड। ठीक है, तो ये जो डाउनलोड करने में रिक्वायर्ड टाइम कितना लगने वाला है, ये टाइम क्या दिखाता है? ये टाइम है कांस्टेंट। वो बोलता है कांस्टेंट है। ये टाइम कितना दिखा रहा है? एंड दिस इज इक्वल टू वो 100 सेकंड दिखा रहा है। हमेशा जब भी तुम चेक करो वो बोलता है ये 100 सेकंड लगने वाला है। पहले ये समझो, डाउनलोड करने में जो रिक्वायर्ड टाइम लगेगा वो है 100 सेकंड, या वो एक टाइम जिसको हम लोग टी मान लिए थे शुरुआत में। ठीक है, और ये किसके बराबर था? ये होता है फाइल साइज बाय डाउनलोड स्पीड। फाइल साइज को तुमने x मान लिया, और डाउनलोड स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या साइज डाउनलोडेड पर यूनिट टाइम। तो dx बाय dt हो गया डाउनलोड करने का स्पीड। ठीक है, तो डाउनलोड करने का फाइल साइज पर डाउनलोड करने का स्पीड, इसका वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है 100 सेकेंड। कोई दिक्कत? अब देखो ये dx बाय dt क्या है? dx बाय dt ये तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसा है ना। देखो dx बाय dt, इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड इंटू x। याद आ रहा है? d a बाय dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कुछ याद आया? बताओ, याद आया कुछ? तो याद आ गया, dA बाय dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। डाउनलोडिंग कैसा प्रोसेस है? फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। हाँ देखो, फर्स्ट ऑर्डर में इधर आता था माइनस dA बाय dt। क्लियर है ना? क्योंकि रिएक्टेंट खर्च होता था। माइनस साइन क्या दिखाता था? बस ये दिखाता था कि रिएक्टेंट खर्च हो रहा है। क्लियर है? इसलिए माइनस dA लिखते थे। यहां पर भी चाहे तो हम लोग माइनस dx बाय dt लिख देते हैं, क्योंकि x जो है फाइल साइज क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो फाइल साइज के खर्च होने के स्पीड को, इसको तुम चाहो तो इसको भी माइनस dx बाय dt लिख सकते हो, क्योंकि x खर्च हो रहा है ना, फाइल खर्च हो रहा है ना। 100 MB का फाइल था, खर्च होके 80 MB का बचा। खर्च होना मतलब डाउनलोड हो जाना, रिएक्टेंट में ए खर्च हो जाना यानी रिएक्शन कर जाना। फाइल खर्च होने का मतलब फाइल डाउनलोड हो जाना। तो फाइल का साइज धीरे धीरे घटता जा रहा है ना। पहले 100 MB डाउनलोड करना था, बाद में 70 MB डाउनलोड करना है, बाद में 60 MB डाउनलोड करने के लिए बचा हुआ है। तो फाइल साइज घटता जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी माइनस dx बाय dt लगा सकते हैं, और ये तुम्हारा माइनस dx बाय dt इतना हो जाएगा। और ये देखो, ये माइनस dA बाय dt, x को a मान लिए, माइनस dA बाय dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। कोई दिक्कत? फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, उसमें k कितना है बताओ? k है, कंपेयर कर लो इस दोनों को, तो k है तुम्हारा 1/100 सेकेंड। अब तुमसे क्या पूछा गया है बताओ? तुमसे पूछा गया है पहला 50 MB डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा? फाइल कितना था? x नोट कितना था? इनिशियल साइज कितना था? वो 100 MB था। ये तुम्हारा C नोट है। देखो ये क्या है? C नोट। CT कितना है? 50 MB डाउनलोड हो जाएगा तो बचेगा कितना? ये तुम्हारा XT है। कितना है? 50 MB बचा रहेगा। तो 100 MB था, 50 MB बचा हुआ, यानी 50 डाउनलोड हो चुका है। इसमें कितना टाइम लगेगा? अरे यही तो t हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का। अब चाहो तो तुम ये वाला इंटीग्रल रेट लॉ यूज कर लो, kt इज इक्वल टू 2.303 log c नोट बाय ct, या तो फिर चाहो तो t हाफ का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। t हाफ कितना हो जाएगा? t हाफ हो जाएगा 0.693 बाय k।
के कितना है, के है ये यहां से इसको लिख सकते हो 0.01 सेकेंड इनवर्स, या 0.01 सेकेंड इनवर्स। ये कितना आ गया 69.3 सेकेंड। देखो ये आ गया बच्चों आंसर। तो पहला 50 MB को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा, 69.3 सेकेंड लगने वाला है। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने एनालिसिस कर लिया। ये सोल्यूशन को एक बार तुम लोग दोबारा से देख लो, ये पूरा सोल्यूशन बोर्ड पर सामने है। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डाउनलोड, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जितना कवर करना है यानी कितना फाइल तुम्हें डाउनलोड करना है, फाइल साइज। बाय स्पीड मतलब डाउनलोड स्पीड, ठीक है ना। तो फाइल साइज को मान लिए है x, तो डिस्टेंस को अगर तुम x मानते हो तो स्पीड क्या होता है, होता है dx बाय dt। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, हमने फाइल साइज को x मान लिया, तो डाउनलोड स्पीड क्या हो गया dx बाय dt। कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, फाइल साइज बाय डाउनलोड स्पीड इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डाउनलोड। और ये टाइम रिक्वायर्ड हमेशा कितना दिखाता है, 100 सेकेंड। तुम बोलोगे x चेंज हो जाएगा, dx बाय dt चेंज हो जाएगा, तो क्या तो भी 100 सेकेंड दिखाता रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू कांस्टेंट है। x dx बाय dt सब चेंज होता रहेगा, ये कांस्टेंट दिखा रहा है कंप्यूटर हमेशा। कोई दिक्कत? अब तुम पूछोगे माइनस क्यों लगा है dx बाय dt से पहले, क्योंकि x खर्च हो रहा है। फाइल साइज जैसे रिएक्टेंट खर्च होता है ना फर्स्ट ऑर्डर में, वैसे ही फाइल साइज जो तुम्हें डाउनलोड करना है वो खर्च होता जा रहा है। पहले 100 MB का फाइल था, जब 10 MB डाउनलोड हो गया तो 90 MB ही बचा, 10 और डाउनलोड हो गया तो 80 MB ही बचा। तो फाइल साइज कम हो रहा है ना, इसीलिए फाइल साइज कम हो रहा है। इसीलिए चूंकि रिएक्टेंट खर्च होता है तो उसके डीए बाई डी टी के आगे माइनस लगाते हैं। ये माइनस हमने अपने मन से लगाया, ठीक है। यहाँ से माइनस डी एक्स बाई डी टी 1/100 इंटू एक्स हो गया, और इसको हम कंपेयर कर दिए माइनस डी ए बाई डी टी, एक्स को ए मान लिए रिएक्टेंट जैसा, ये हो गया के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एक्स हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये जो डाउनलोड प्रोसेस है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, उसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला लगा दिए। के का वैल्यू कहाँ से लाए, के का वैल्यू कंपेयर कर लिए यहाँ से, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अब आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर का एक फाइनल असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, और असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करोगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी का। आपने एक वर्ड सुना होगा कार्बन डेटिंग, अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्लास में हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।